नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। तो आखिरकार कल वो वक्त आने वाला है जब वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। कहीं पर बिल को लेकर रजामंदी है तो कहीं पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा फायदा इस बिल से मुस्लिमों को ही होने वाला है। कल 12 बजे संसद में बिल लाया जाएगा, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का वक्त दिया है। हालांकि ये जानकारी जब विपक्ष के पास पहुंची तो उन्होंने चर्चा का समय 12 घंटे करने को कहा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने रजामंदी जताते हुए कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने अपने 2 सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू के दिए गए 3 सुझावों पर भी सहमति दे दी है। बात अगर नंबर गेम की करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में नंबर सरकार के पक्ष में है। हालांकि दोनों जगह सरकार को सहयोगियों की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो विपक्ष की रणनीति क्या होगी, बात आज इसी खास मुद्दे पर। जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश की गई और उस मतलब जो जियारत करने का एक तरह से जो इबादत का था, इबादत गाह को सियासत गाह बना दिया। उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए प्रतीक सिंह जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में मौजूद है हाफिज अली अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर है। हाफिज अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय बेहला जी भी चर्चा में शामिल हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता है। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और क्योंकि इंतजार इस दिन का सभी को था, क्योंकि कई बार जब ये विधेयक इसको लेकर बात हुई या चर्चा हुई तो इसमें विरोध भी दर्ज हुआ विपक्ष की तरफ से। और शुरुआत में संजय मेहरा जी, आपसे ही करना चाहूंगी। विधेयक कल पेश किया जाएगा लोकसभा में, 8 घंटे का वक्त है चर्चा को लेकर भी। और नंबर गेम की भी बात करें तो ये सरकार के पक्ष में नजर आता है। लेकिन क्या इस विधेयक को लेकर संवैधानिक या कानूनी रूप से बात करें, कोई खामी नजर आती है? श्वेता जी, कल का दिन हमारे भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत ही अहम कड़ी के रूप में याद रखा जाने वाला साबित होगा। भारत सरकार ने समय रहते हुए जो ये वक्फ संशोधन बिल 2024 के तहत कल पटल पर रखने जा रही हैं, इसके ऊपर जेपीसी ने अगस्त 2024 के अंदर जब ये सदन में रखा गया था, बाद में मामला जेपीसी में गया तो 14 इसके अंदर अमेंडमेंट को मंजूरी दी गई। बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे जो विरोध या चारों तरफ जिस तरीके से गुमराह करके लोगों को सड़कों पर उतारा जा रहा है, ये अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, कतई नहीं है। ये आम मुसलमान के पक्ष में है, गरीब जो मुसलमान है उनके पक्ष में है, उनकी एजुकेशन के संबंध में। ये मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड ये कतई खत्म नहीं किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अंदर तो कानूनी प्रक्रिया की पालना के लिए संशोधन किए जा रहे हैं। आज तक कोई भी प्रक्रिया इस देश के अंदर चली है, कानून से भी चली है, संविधान से भी चली है, क्योंकि 1947 में इस देश ने बहुत बड़ा दर्द झेला है। और उसके बाद में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर भारी खेला चल रहा था, जिसके नाम पर जहां अंगूरी रख दी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, और जहां पर देखा कि ये वक्फी है, चाहे संसद हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, कहीं भी चाहे कहीं। लेकिन अब क्या कलेक्टर के पास विवाद के रूप में जाना, इसके अंदर दान जो देगा अल्लाह के नाम पर या और है, उसका लिखित के अंदर कहां गुनाह है, इसके अंदर उसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाएगा। वक्त की प्रॉपर्टियों के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों को जलाने के लिए जगह नहीं है, पता चला कि वो जमीनें तो लैंड माफिया खा गई। हमारा ये जो भारत सरकार ने देखा, अगर ये समय रहते 5, 7, 10 साल तक और नहीं देखते तो देश को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता। और अब आने वाले टाइम में आम मुस्लिम जब इसके फायदे देखेगा तो उनके बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो इस चीज को सराहना के रूप में देखेंगे। विरोध करना यहाँ इस देश की लाजमी है, एक परंपरा सी बन गई। कोई भी सुधारात्मक रूप से कोई कानून आता है
तो उसको धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। लेकिन ये जरूरी था, समय की मांग थी। इतनी बड़ी 9,40,000 एकड़ के अंदर प्रॉपर्टी, इस देश की प्रॉपर्टी देखते देखते 15 अगस्त 1947 के बाद में देखते देखते वक्फ के नाम पर आई। कहां से आई? सऊदीया से आई या अरब कंट्रीज से या अलग देशों में आई? और कई देशों में तो ऐसा नहीं है। ये इंडिया में ऐसा क्यों चल रहा है? तो यानी अभी के संवैधानिक कानूनी रूप से सब कुछ इसमें ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई... सही है, आसानी से पास होगा। हाँ। और भारत सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कदम है और आम मुसलमान को इसका समर्थन करना चाहिए। उनके हितों के लिए महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कहीं वक्त एक खत्म नहीं किया जा रहा, खाली संशोधन है। कानूनी प्रक्रिया अगर लेखा जोखा या कोई चीज है तो उसमें विरोध किस बात का है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ ठीक ठाक है और ये मुस्लिमों के हक के लिए है, उनके फायदे के लिए है। प्रतीक सिंह जी, प्रतीक जी, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता क्या है, क्या दृष्टिकोण है इस विधेयक को लेकर? हालांकि आप लोग ने वक्त बढ़ाने की भी बात की, 8 घंटे की जगह कहा जा रहा है कि वक्त बढ़ेगा चर्चा को लेकर भी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है विपक्ष की, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, अभी वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय बोल रहे थे, लेकिन कानून की बात तो उन्होंने की नहीं। वो तो कह रहे थे कि जहां पर भी बोल देते हैं अगर वक्फ बोर्ड वाले उनकी संपत्ति हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। वक्फ अगर बोल रहा है कि हमारी संपत्ति है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का प्रावधान आज भी मौजूद है। हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आज भी। तो ये अधिवक्ता महोदय यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात नहीं है, आपको स्वयं पता है इस चीज का नहीं है कि अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल क्या करती आ रही थी, क्या नहीं करती आ रही थी, आपको ही पता है। अच्छा, आपको पता है कितनी संपत्ति किसकी है? चलिए बता दीजिए। 8,70,000 बताइए, आपको पता है? मैं बताऊं बाइफिकेशन बताता हूं। कब्रिस्तान की 1,49,951 संपत्तियां हैं, 33,000 दरगाह और मजार हैं, उसमें से 1,06,000 दुकानें हैं, 89,000 जो वक्फ के हैं वो घर हैं, उसके बाद में ईदगाहें 9,000। आप बताइए इनसे क्या किराया आता है? कब्रिस्तान से किराया आएगा 9,40,000। संजय जी एक सेकंड, पहले एक बार रिएक्शन लेने दीजिए। इमाम बाड़े 6,777, इनसे क्या पैसा आएगा? क्या विरोध की वजह मैं बताऊं, मैं पूरी बात बताऊंगा, विरोध की वजह भी बताऊंगा। ये कह रहे थे कब्रिस्तान नहीं है, सबसे ज्यादा जो वक्फ की संपत्ति है उसमें सबसे ज्यादा कब्रिस्तान और मस्जिदें ही हैं। ये इनके पास बाइफिकेशन नहीं था, मैंने आपको बता दिया। संजय जी इनकी बात पे आप जवाब दीजिएगा, बिल्कुल। अब दूसरी बात पे आता हूं मैं, क्यों हमें आपत्ति है उस पे आ जाता हूं मैं आपको। जैसे कानून बनाया था कृषि के लिए और किसानों से नहीं पूछा, और किसान जब उसके खिलाफ थे तो बोल रहे थे किसान तो करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। अरे जिस वर्ग के लिए बनाया जा रहा है कानून, अगर वो वर्ग खुश नहीं है तो कानून क्यों बनाया जा रहा है? दूसरी बात, जब आपने जेपीसी में भेजा तो ये कह रहे थे 14 अमेंडमेंट उसमें हुए, सिर्फ जो एनडीए ने सुझाए, एनडीए ने, जो इंडिया गठबंधन ने जो सुझाए थे, वो एक भी अमेंडमेंट उसके अंदर नहीं लिया। डिसेंट नोट को भी उसके अंदर ऐड नहीं किया गया, एक भी क्यों नहीं किया गया? चलिए बता दीजिए। और आज की अभी लेटेस्ट खबर बता दूं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बोला है कि अभी हमारा कोई भी रुख स्पष्ट नहीं है वक्फ बिल को लेकर के, कल देखेंगे। तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या और आगे आगे देख होता है क्या? आप कल पता लग जाएगा पास होगा कि नहीं पास होगा। और वक्फ बाय यूजर, एक चीज और है सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो है वो वक्फ बाय यूजर को खत्म करने की उसके अंदर अमेंडमेंट रखा गया है। वक्फ बाय यूजर मतलब जितनी ईदगाह, मंदिर, ईदगाह, मस्जिद और जो कब्रिस्तान है उसका वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे। अब उनको बोलेंगे लाइए आपका कागज लेके आइए, बताइए ये कब्रिस्तान की जमीन आपकी है कि नहीं है। तो वक्फ बाय यूजर खत्म क्यों किया जा रहा है? और अगर आपको लाना था तो आप जो अपोजिशन की पार्टियां जो दे रही थी डिसेंट नोट दे रही है, जो अमेंडमेंट बता रही है वो ले लेते ना, क्यों नहीं लिया? ठीक है, विपक्ष से यानी किसी तरह की कुछ भी बातचीत नहीं हुई, आप ये कह रहे सिर्फ अरे लिया ही नहीं। जेपीसी में एक मैं कह रहा हूं अमेंडमेंट तो छोड़िए, डिसेंट नोट को भी नहीं लिया वक्फ बिल के अंदर, डिसेंट नोट भी क्यों नहीं लिया? इस बिल को लेकर, इस विधेयक को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों के फायदे के लिए है। हाफिज अली अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है। हाफिज अली जी, सबसे पहले तो जानना ये चाहेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जाए कि बरगलाया जा रहा है मुस्लिमों को कि उनको नुकसान होगा या उनके लिए नुकसानदायक ये अमेंडमेंट होगा, जबकि ये विधेयक उन्हीं के लिए फायदेमंद है। कैसा, क्या नजरिया है आप लोगों का इस विधेयक को लेकर? साथ है इसके या आप भी विरोध कर रहे हैं? मैं तो 100 नहीं 200% विरोध कर रहा हूँ जी कि ये बिल नहीं आना चाहिए। हाँ। देखिए सविता जी, एक बड़ी मुद्दा ये है कि मेन मकसद जो ये सरकार है ना, बस मुद्दा भटकाती है, अराज करती है, इसके बाद कुछ नहीं है। हत्या कि एक जहाँ सत्ता भी अख्तियार करते हैं, हथियाते अपनाते हैं, ईवीएम के बल पे वो अपनाते हैं। अगर इनके अंदर औकात है, ताकत है, तो बैलेट पेपर पे एक बार इलेक्शन कराए, कोई स्टेट पे देख ले,
फिर वहां पे सत्ता पे काबिज रह कर दिखा दे। इनका मकसद यही है कि आजकल इतना महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज जुड़ा हुआ है देश से, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल का ये मसला हो या अपना रोजगार का मसला, ये सब देश के मुद्दे हैं। सारे मुद्दे आना चाहिए हमारे पास। क्या सिर्फ ये वक्फ बिल का ही एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है? जरूरी यही है। मिसाल के तौर पे घर में खाने के नहीं है मगर BMW घर में चाहिए, तो पहले खाने के बारे में सोचेंगे ना। तो हमारे सरकार के पास क्या वक्फ बिल पे अभी जरूरी है बात करना? अभी हमारे जो मेन मुद्दे हैं उस पे बात करिए ना। रेलवे के हालात देख रहे हैं। अभी मैं बिहार के रहने वाला हूँ, अभी दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली से सफर करके बिहार आया। रेलवे के इतनी बदतर हालात है, मैं टॉयलेट में गया तो टॉयलेट में पेशाब करने की जगह जाने की दिल नहीं कर रहा था, इतनी गंदगी है। हाफिज, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है मुस्लिमों के फायदे के लिए, ये नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? ये देखिए कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम करना है बस इनको, और कुछ नहीं है। अगर ये बिल लाते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर ये बिल पास हो गया खुदा ना खास्ता, तो जिस तरह शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था उससे कई गुना ज्यादा हम करेंगे, रोडों पे आएंगे। क्योंकि बिल ये हमारे हक में नहीं है। मैं पहली बार, सरकार जो खाली सिर्फ सबका साथ सबका विकास का बात करती है मगर खोखले वादे हैं इनकी। ये सब अंदर से झूठे हैं, काले हैं, इनके दिल काले हैं, ये अंदर से अंग्रेज है। ठीक है हाफिज अली जी, वापस आपका रुख करूंगे। आपने जो बात की मिथिलेश जैमिनी जी, आपने सभी के रिएक्शन सुने, इसे लेकर समर्थन में भी है, विरोध में भी है। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है कि ये उनके लिए घातक हो सकता है, नुकसानदायक है, ये उन्हीं के लिए बिल है। जबकि ये अभी आपने जो रिएक्शन सुना भी, जिस तरह से मुस्लिम स्कॉलर हाफिज अली अहमद जी कह रहे थे, क्या वाकई में इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, वक्फ जो विधेयक लेकर आ रहे हैं, उस पर बात नहीं की गई, या क्या किस तरह से बेनिफिट होगा ये बताया नहीं गया? क्या नजर आता है? क्योंकि जब नंबर गेम की बात होती है तो वो तो लोकसभा में भी है समर्थन के साथ, सहयोगियों के साथ, और राज्यसभा में भी है। क्या वाकई में चर्चा प्रॉपर नहीं हो पाई, इसलिए विपक्ष विरोध कर रहा है कि ना तो हमारे नोट को शामिल किया गया? क्या वजह है इसको मानते हैं, और क्या लगता है आपको कि कल हो सकता है? देखिए, सबके पॉलिटिकल बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। सारी लड़ाई है कि किसका वोट किसको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेंडमेंट पहली बार तो नहीं हो रहा है। 1954 में बना, 1995 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन अभी बवेला क्यों हो रहा है? और आप एक कॉमन बात रखिए कि इस मुल्क में आप चाहे मंदिर माफी की जमीन हो या किसी की भी जमीन हो, उसका आइडेंटिफिकेशन और चिन्हीकरण तो होना चाहिए किसके नाम है। तो अगर जैसे अभी प्रशासन शहरों के संघ में पिछली सरकार ने पट्टे दिए ना, वैसे अगर आपके पास है तो दे दीजिए। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए, चिन्हीकरण हो जाए और भूमाफियाओं पे रोक लग जाए, तो क्या बेजा काम है? जब ये इतना सिंपल है तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? ये विरोध करने के पीछे वही है कि वोट बैंक की लड़ाई है। आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि अगर संपत्तियों में अगर गैर समाज के लोग आ जाते हैं, अफसर आ जाते हैं, तनख्वाह तो सरकार ही देती है, तो आपको पारदर्शिता होगी, आप भूमाफियाओं से मुक्ति में रहिए। अगर कलेक्टर को राइट मिल जाता है तो क्या दिक्कत है? इस देश में IAS बना ना UPSC पास करके, जब कलेक्टर के पास जाके चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो अपनी समस्या रखता है तो वो समस्या रख देगा ना। और आप देखिए वक्फ बोर्ड की जमीनों पर आप यहीं चले जाइए, जालूपुरा में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्लियर हो जाएगी, समाज का डेवलपमेंट होगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मुल्क को इस नाम पर गुमराह करने की दरकार नहीं है, और जो इंटेलिजेंट माइनॉरिटी के लोग हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मेरा घर है तो मेरा नाम पट्टा होना चाहिए ना, वक्फनामा पेश कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास है तो पेश कर दीजिए। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, और जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि JPC में जितने गैर NDA के लोग थे उनकी बात नहीं सुनी, कि उसका आइडेंटिफिकेशन जगदम्बिका पाल दे चुके हैं कि हमने सबकी सुनी है बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार की मंशा में अगर खोट होता तो 8 घंटे से 12 घंटे को बहस को तैयार नहीं होती। तो आप अपने तथ्य रखिए। फिर राज्यसभा में भी 3 घंटे की ज्यादा बहस के लिए टाइम दे दिए। और मुझे लगता है कि बिहार चुनाव को देखते हुए हो सकता है बिल पास नहीं हो, लेकिन आज नहीं तो कल ये अगर संशोधित होकर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, मंदिर माफी की जमीनों में भी काट रहे ना भूमाफिया, ये तो दोनों धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी धर्म की जो जमीन है उस पर कोई भूमाफिया नहीं पनपे। एक छोटी सी बात है और कुछ नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन 26 का जो कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता में दखल हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा? जब धार्मिक स्वतंत्रता में तमाम देवस्थान बोर्ड है, उनमें भी सब तमाम कम्युनिटी के लोग लगते हैं ना अफसर, तो लग जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा? शरीयत तो 1954 से पहले भी थी, 1954 में जब एक्ट आया तब भी है।
यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें विरोध के लिए कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा सेट किया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटों के लिए फसल काटने के लिए बयान दे रही है। प्रतीक जी, वोटों की राजनीति की जा रही है। जगदम्बिका पाल ने यह भी कहा कि इसमें विपक्ष से विरोध के लिए विरोध कर रहा है, गुमराह कर रहा है, ये भी कहा था उन्होंने। आपने सुना निश्चित पूरा जगदम्बिका पाल जी ने ये नहीं कहा कि हमने डिसेंट नोट को लिया है कि नहीं लिया। जब उनसे पूछा गया तो वो उस बात को घुमा गए। क्यों नहीं लिया गया? नासिर हुसैन जी, मैं बता देता हूँ, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने बोला था कि मैंने डिसेंट नोट दिया था, उसको इसके अंदर सम्मिलित क्यों नहीं किया गया, तब फिर उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दिया, और कल ये मुद्दा उठेगा। दूसरी बात, अभी मिथिलेश जैमिनी जी बोल रहे थे कि बोर्ड के अंदर सारे आ जाएंगे, एम्प्लॉय लग जाएंगे। एम्प्लॉय आज भी लगते हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर भी आप देख लीजिएगा, बहुत सारी जगह, चाहे राजस्थान की बात कर लो या पूरे हिंदुस्तान की, नॉन मुस्लिम लोग भी वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉय लगते हैं। क्या मैं एज ए हिंदू, मुझे ये पसंद आएगा कि राम मंदिर जो बना है उसकी कमेटी के अंदर कोई नॉन हिंदू आदमी हो? मुझे तो नहीं पसंद आएगा। क्या मुझे ये अच्छा लगेगा कि जो माता वैष्णो देवी जी की जो श्राइन बोर्ड बना हुआ है उसके अंदर कोई नॉन हिंदू आ जाए? मुझे वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हम क्यों चाहते हैं, सरकार क्यों चाहती है उनके वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम आ जाए? पहली चीज। दूसरी चीज, जो लैंड यूज की बात कर रहे थे, लैंड यूज जो है वो लोकल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि ये कब्रिस्तान बनेगा, ये मजार बनेगी, या ये यहाँ पे खेती होगी। लैंड यूज तो लोकल अथॉरिटी करती है, और लोकल अथॉरिटी के अंदर तो सरकार ही है ना। आप मुझे बताइए कि वक्फ बाय यूजर को क्यों हटाया जा रहा है? क्यों हटाया जा रहा है? 2-3 अमेंडमेंट, जैसे जो 14 अमेंडमेंट एनडीए के मान लिए, 2-3 अमेंडमेंट सब अपोजिशन पार्टी के भी मान लेते तो हमें अच्छा लगता। अगर सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सबके साथ में अगर आ जाता अमेंडमेंट तो किसी को कोई आपत्ति ही नहीं होती। लेकिन बात यह है, जो मूल मुद्दे हैं इस देश के ना, उससे ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, जो आपकी जो रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, क्रूड ऑयल जो इतना महंगा हुआ है, उससे छुपाने के लिए ये लाया जा रहा है। संजय जी, ये बात तो देखिए जायज है कि अगर जब चर्चा हो रही है या कुछ आप परिवर्तन करना चाहते हैं और सबके सुझाव लिए जाते हैं, तो फिर विपक्ष का क्यों नहीं? या फिर एक भी सुझाव ऐसे नहीं थे जो माने नहीं जा सकते थे? इस पर कुछ स्पष्ट भी नहीं कहा गया। इसके ऊपर स्पष्ट जो जेपीसी की कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनका स्टेटमेंट आप देखें, इनको सबको मौका दिया गया है, सारी बातों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और उसके बाद के अंदर ऐसे तो बहुत सारा, ये भी अगर वो कह देते कि हम तो इसको एक्ट को खत्म कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं कर रहे हैं। सुधारात्मक रूप से जहां इनको कमियां नजर आई, आज ये अपना स्टूडियो है, क्या कमी नजर आई? कमी तो बता दीजिए। इसके ऊपर अगर आप अधिवक्ता हैं, आप 4-5 कमी तो बता दीजिए। एक सेकंड बता दीजिए। एक सेकंड रुको। 1 सेकंड नहीं, 4 कमी बता दीजिए। एक बार रुको भाई, लग रही है। आप एक बार रुक जाओ। एक बार क्यों रुको? तो फिर बता दीजिए। फिर बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताओगे कब रुकूं मैं? बोलो। आप बताओगे कि मुझे कब रुकूं? 4 कमी बता दो। आप कांग्रेस पार्टी के चश्मे से आप देख रहे हैं। हमेशा गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अभी बोला कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, कोर्ट के अंदर बोला था आपने। तो अब आपको कलेक्टर के यहाँ जाने में क्या दिक्कत आ रही है? कोर्ट में कलेक्टर सामने जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है? आप बताइए 4 कमी क्या है? मैं कह रहा हूँ कलेक्टर के पास जाने में क्या दिक्कत है? क्या आप वक्फ बोर्ड के 4 कमी बता दीजिए। सारी कमियां वक्फ बोर्ड में 4 कमी क्या है? सारी कमियां बिना कानूनी सारी कमी बता दीजिए। सारी बताइए। इसके अलावा कमियों के तो सही। आप ये बताओ, 9,40,000 करोड़ कहां से आए ये इतने लाख प्रॉपर्टी? तो इतने एकड़ में कोर्ट में केस क्यों नहीं गया अभी तक? अगर उन्होंने छीन ली किसी की, आपने इसको फाइनल मान लिया। किसी ने वक्त ट्रिब्यूनल के फैसले को फाइनल मान रहे हो। झूठ, फिर यही झूठ आप फैलाते हैं। बिल्कुल। ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप यही झूठ फैलाते हैं हमेशा। यही झूठ नहीं। मैं कमी पूछ रहा हूं, कमी नहीं बता पाए। 4 कमी बता दीजिए। आप कह रहे हो लिखित में, 4 कमी बता दीजिए। लिखित में 4 कमी बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, रुको तो सही। आप कह रहे हो लिखित में हम तो दान नहीं करेंगे। पहली बात, हम कोई गवाह नहीं करेंगे, हम कोई कागज पेश नहीं करेंगे, हम कोई कानूनन प्रक्रिया पालन नहीं होती है। कानूनन प्रक्रिया। प्रतीक जी, संजय जी, एक सेकंड। हाफिज अली जी, एक सेकंड। हाफिज अली जी, आप भी इसका विरोध ही कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगाए, राजनीतिक तौर पर फायदे की बात की जा रही है कि सर ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। अब अगर ये पास होता है, क्योंकि नंबर गेम होता है, अब लोकसभा में कैसे पास होगा, राज्यसभा में कैसे, और उनके पक्ष में जाता है, तो क्या सिर्फ आप लोगों की रणनीति है कि आप सड़कों पर आकर विरोध करेंगे, या फिर इससे पहले भी कोई बातचीत की गई है, आप लोग की तरफ से कोई बात रखी गई थी इसे लेकर? जी, हम लोग का तो विरोध करने का पूरा संविधान का राइट है। जब हम इस बिल पे हम सहमत नहीं दे रहे, हम नहीं, हमारे बड़े जितने मौलाने हैं, पसंदीदा बोर्ड कोई भी हो, सबने बस विरोध किया है कि भाई हमको ये बिल नहीं चाहिए, हम कोई संशोधन नहीं चाहिए। तुम्हारा जो भी बात है अंदर से काली बात होती है, ऊपर से दिखाते हैं फायदे हैं, और फायदे कुछ नहीं रहता है।
वही जियो का रिचार्ज बता के फिर आगे कम करके ज्यादा कर देते, वही हाल होता है। ये हमारे हक में कोई बिल आज तक न करेंगे न कर सकते, बस झूठी दावे। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े दावा किए कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख देंगे, आज तक कुछ हुआ? तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बस खोखले इनके वादे होते हैं कि बस कैसे भी बरकरार के बिल पास करके फिर मजा मारे, अपने बंदे को बैठा के कब्जा करे। इनकी नियति शुरू से हर एक ये कह रहे हैं कि अवैध रूप से जो कब्जे हो जाते हैं, जिसके कागजात नहीं होते, ये सब चीजें एकदम साफ हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और इसलिए जरूरत साफ हो जाएगी। उसके लिए कोर्ट है, जरूरी नहीं है कि बिल लाने से ही बनेगा। कोर्ट है, संविधान है, जाइए कोर्ट में बात कीजिए, इस पे चर्चा कीजिए। जरूरी थोड़ी है बिल पास करने से सब कुछ संविधान हो जाएगा और रोजगार 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, आप 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस विधेयक के पास होने से भी कुछ नहीं होने वाला? फजूल बातें हैं। अच्छा ठीक है, ये सब फजूल बातें, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इन लोगों का ट्रेन का मिथिलेश जी साफ नहीं होता है। मिथिलेश, जब तक चर्चा होगी, चलिए पक्ष में रखा जाएगा, विरोध के तौर पर विरोध विपक्ष भी दर्ज करेगा अपनी बात वो रखेगा, सब कुछ होगा। इसके बाद मेन नंबर गेम हो जाता है, वो सरकार के पक्ष में है। क्या आपको लगता है कि उसमें भी कुछ हो सकता है? क्योंकि जो सहयोगी पहले विरोध कर रहे थे, फिर अब वो बोल रहे हैं कि हाँ हमारी बातों को शामिल किया गया, हम साथ हैं, या फिर कल कुछ और भी हो सकता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। या तो बिल पास हो जाएगा या प्रवर समिति को भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार पर कोई आंच आने वाली बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बहस छिड़ी है और इसके सकारात्मक तथ्यों पर सबको विचार करना चाहिए, इस देश के हर नागरिक को, कि अगर जो भी जमीन है उसका चिन्हीकरण, मापीकरण और उसका अगर कागजात बन जाते तो तुम्हें बुराई क्या है? अभी नहीं हो रहा ना, अजी नहीं होता है। होता है सर, देखिए अभी उनसे पूछा था, आप बता दीजिए। आप ये देखिए कि पिछली बार आपकी सरकार थी और महुआ और भरतपुर में वक्फ की जमीनों पर कॉलोनियां काटते हुए मौलाना पकड़े गए, तो ये तो रुकेगा ना? पकड़े गए तो उनकी पे कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई ना। आप अगर आपके पास जमीन मिल गई, कानून अगर उनको सुरक्षित रखता है तो कार्रवाई नहीं होती ना। कार्रवाई हुई ना। देखिए, उस गरीब मुसलमान को ये पता लग जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कब्रिस्तान की जमीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है पता, बिल्कुल पता है, नहीं है पता, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ बैठे सबसे पूछ लेते हैं कौन से मंदिर की कितनी जमीन है, सबको पता है क्या? यही घोटाला करके चले गए, नीरव मोदी सब उनको बुला के लाओ ना, जाओ पकड़ के लाओ। वक्त खत्म हो गया है। हाफिज अली जी, संजय जी, प्रतीक जी, मिथिलेश जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बेहद खास मुद्दा है और इसके लिए वक्त भी यहाँ पर कम पड़ रहा है, लेकिन इतना जरूर है। हर किसी के अपने अपने तर्क है, कोई इसका स्वागत कर रहा है, कोई इसका विरोध कर रहा है, विरोध के भी अपने यहाँ पर तर्क है कि आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि ये मुस्लिम समाज के लिए, उनके हित के लिए, उनके हक की बात है और उन्हीं के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन वो समाज भी ये नहीं मानता, उनको लगता है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई संशोधन। लेकिन कल का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 8 घंटे यहाँ पर चर्चा होगी। विपक्ष ने वक्त बढ़ाने की बात कही है, उस पर भी यहाँ पर एग्री हो गए, लेकिन देखना होगा कि आखिर चर्चा में क्या कुछ होता है और किस तरह से नंबर गेम में क्या पक्ष में आता है, क्या ये विधेयक आगे पास होता है, प्रवर समिति को जाता है। लेकिन जो भी है, होना चाहिए हित में। लेकिन अगर ये वोटों की राजनीति है, राजनीतिक कदम के तौर पर भी अगर इसे बात कही जा रही है, तो क्या वाकई में फायदा इस समाज का होगा या कुछ बदलाव होता है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।